हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। अचानक से पड़ सकती है पैसों की ज़रूरत। इमरजेंसी फंड कितना इम्पॉर्टेंट है, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब अचानक कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तब आपके पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपको उस टाइम इमरजेंसी फंड का जो इम्पोर्टेंस है, वो पता चलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपको एक इमरजेंसी फंड क्यों तैयार करना चाहिए और इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए। इमरजेंसी फंड के बारे में टोटल जानकारी हम सीखेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड आपको कैसे बनाना चाहिए और इमरजेंसी फंड को आप कितना बना सकते हैं और इमरजेंसी फंड को आप कहाँ पे इन्वेस्ट या फिर कहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कहानी के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी फंड इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, कई बार हमारे सामने अचानक से बेहद मुश्किल हालात आ जाते हैं, जैसे कि नौकरी छूट जाना या फिर लंबे वक्त के लिए तबीयत खराब हो जाना। ऐसी परिस्थितियों में ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी फंड की, जिससे हालात वापस पटरी पर आने तक हमारे घर का खर्च चल सके। अब एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। ये कहानी है अविनाश की, जो मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था। कुछ समय पहले ही छटनी में उसकी नौकरी चली गई। अविनाश ने ऐसे ही हालात से निपटने के लिए कोई आर्थिक तैयारी नहीं की थी। लिहाजा उसके पास मकान का रेंट देने और ज़रूरी बिल देने के भी पैसे नहीं थे। वो ईएमआई भरने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। अविनाश उन 4 में से 3 भारतीयों में शामिल है जिन्होंने अचानक से आने वाले खर्चों के लिए बचत नहीं की है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी महज 44% नौकरी वाले जो लोग हैं, वो भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड बनाने पर ध्यान दिया है। आप समझ पा रहे हैं, अमेरिका जैसे इतने इतने विकसित देश हैं, वहाँ पे भी सिर्फ 44% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास इमरजेंसी फंड है। वो भी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, ऑन गोइंग प्रोसेस में है, मतलब वो अभी बना ही रहे हैं। लेकिन अविनाश की परेशानियों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इमरजेंसी फंड बनाना कितना ज़रूरी है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इमरजेंसी फंड लाइफ में होना एक एक एंजल से कम नहीं है। तो जितना इम्पोर्टेंस अगर आपको तबीयत ख़राब होता है तो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वैसे ही लाइफ को चलाने के लिए, मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए आपको इमरजेंसी फंड वैसा ही एक मेडिसिन की तरह है, और भगवान भी बोल सकते हैं उसको, ऐसा है ये। इमरजेंसी फंड के वैसे तो बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपके पास अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप कर्ज का कोई बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा, तो आपको ना चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ेगा। इस सूरत में आप ना तो पैसे बचा पाएंगे और ना ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अब चलिए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड। हाउ मच इज सफिशियंट। पॉइंट नंबर टू पे बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हिसाब लगाना होगा, कैलकुलेट करना होगा। आपके मंथली जो एक्सपेंसेस हैं, उसको आप कैलकुलेट कीजिए। इसमें आपको टोटल रेंट, राशन और दवाओं के साथ में अन्य जो इसेंशियल हैं, जो मतलब एक खर्च ज़रूरी ही हैं, होना ही होना है, वैसे खर्चों को आप एक साथ में कैलकुलेट कीजिए और उसको समराइज करके उसको जोड़िए। जोड़ने के बाद अगर कोई ईएमआई जैसे मासिक की किस्त भी चल रही है, तो उसे भी हिसाब में ज़रूर डालिए। जैसे आपने कोई लोन ले रखा है, कोई बाइक लोन पे है या फिर कोई कार लोन पे है या फिर कोई घर आपने लोन पे लेके ख़रीदा है या फिर बनाया है, तो उसका भी एक सर्टेन ईएमआई होगा, एक अमाउंट होगा, तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसको जितना अमाउंट, लेट्स से कि आपका जो मंथली वो टोटल आप कैलकुलेट किए, उसमें आपका टोटल लेट्स से कि 30,000 के आसपास में आ रहा है। 30,000 अगर एग्जैक्ट फिगर में मान के चलूँ, तो 30,000 आपका पर मंथ का जो एक्सपेंस है, इसेंशियल एक्सपेंस है, वो उतना खर्च होना ही होना है। आप काम करें ना करें, आप बीमार रहें, आप खुश रहें, कैसे भी रहें, वो आपको खाने पीने और डेली इसेंशियल के सामान में 30,000 आपका मंथली एक्सपेंस जाना ही जाना है। तो वो आपका एक मंथली एक्सपेंस हो गया। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है कि मेरे पास इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। तो
जनरली ऐसा माना गया है कि कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद, कोई अगर मेजरेबल प्रॉब्लम आ जाए तब तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर एक जैसे लेट्स से कि जॉब चला गया या फिर तबीयत ख़राब हो गई, मतलब एक मिनिमल टाइप का तबीयत ख़राब हो गया, तो उसको रिकवर या फिर जॉब को रिकवर ढूंढने में, दोबारा जॉब को ज्वाइन करने में जो सर्टेन जो पीरियड लगता है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम पीरियड है। तो आपको भी अपना जो इमरजेंसी फंड है उसका उतना ही बनाना चाहिए। 1 ईयर का कम से कम आपके पास बैकअप इमरजेंसी फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर 1 ईयर की अगर बात करें तो मंथली आपका 30,000 का मंथली एक्सपेंस है, तो मंथली एक्सपेंस इंटू 1 ईयर मतलब कि 12 मंथ हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊँ तो 30K इंटू 12 हो जाएगा, तो लगभग 3.6 लाख के आसपास का आपके पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल होना चाहिए। तो अभी आपको एक एग्जैक्ट फिगर पता चल गया कि मेरे पास 3.6 लाख के आसपास का एग्जैक्ट अमाउंट इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। ये आपका टारगेट है। अब आगे वाले पॉइंट में ये है कि हाउ टू मेक, कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड। तो आपको अपनी कमाई का लगभग 30% उसमें से जो 15% का जो हिस्सा है उसको निवेश करना चाहिए, और बाकी जो 15% का जो हिस्सा है उसको इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए। लेट्स सी अब इसका कैसे हो सकता है। लेट्स सी कि आपका जो मंथली इनकम जो है वो 1 लाख के आसपास का है। 1 लाख मैं मान के चलता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि 1 लाख तो बहुत कम लोगों का होता है, आई नो दैट, बट 1 लाख का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आप अपने केस में जितना आपका एनुअल इनकम है या मंथली इनकम है, माफ़ कीजिएगा, उसमें आप इस फॉर्मूले को फिट करके और उसके साथ ही आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो मैं अगर अपने केस की बात करूँ, 1 लाख का अगर आपके पास मंथली इनकम है तो उसमें से आप 30% बचाएंगे। 30% इन द सेंस कि 30,000 के आसपास आपका सेविंग हुआ। 30% में से आपका 15,000 जो है वो आपका इमरजेंसी फंड में जाने वाला है, और 15,000 जो है वो कहीं पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं या फिर और कहीं पे भी, जहाँ पे उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। तो 15,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं पे आप डाल सकते हैं जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट हो और वो जो पैसा है वो इंक्रीज हो डे बाई डे। तो म्यूचुअल फंड अगर आप नए हैं तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर म्यूचुअल फंड से आप थोड़ा ऊपर जानकारी रखते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप डाल सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिक जो निफ्टी 50 के शेयर हैं या फिर स्टॉक निफ्टी 50 के इंडेक्स जो हैं, वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो हो गया। तो आप अगर 15,000 पर मंथ अगर आप डालते हैं, तो अगर पर मंथ अगर डालेंगे तो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो एक टाइम के बाद में 3.6 लाख का जो टारगेट है वो रीच हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं पे जो पैसा आपने सेव किया है इमरजेंसी फंड के लिए वो कहीं ऐसे जगह पे आपने डाल दिया, लेट्स से कि कोई शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। शेयर का कोई ऐसा आता पता नहीं रहता है कि कब चलने वाला है और कब नहीं चलने वाला है। तो अगर आपने कोई शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ पे आपका पैसा जो है वो स्टक हो गया, आपने 100 रुपये पे बाई किया था, अभी करेंट प्राइस जो शेयर का है वो 80 रुपीज़ चल रहा है, तो आप तो या तो आपको पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तो या तो आप लॉस में उसको बुक करके पैसा वापस करेंगे, वापस ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे आपको किसी दूसरे से कर्ज लेना पड़ेगा। तो इस वजह से जो पैसा है उसको सेफर जगह पे पार्क करना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपको रखना चाहिए वो पैसे को। तो अगर आपको लग रहा है कि जॉब पर खतरा है तो आप इमरजेंसी फंड वाली रकम को बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स से कि आपने 1 लाख का 15,000 का भी आप इमरजेंसी फंड में डाल रहे हैं, और आपके पास टोटल खर्चा होने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद भी आपके पास 20,000 30,000 के आसपास अमाउंट बच जा रहा है, तो उसको भी आप इमरजेंसी फंड में डाल के जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी फंड का एक प्रिपेयर करके, एक जो टारगेट है उसको रीच करके आप सेफ साइड हो जाइएगा। ठीक है। तो आप स्टार्टिंग के जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, तो स्टार्ट के टाइम में आप थोड़ा कम खर्चा करें और जितना पैसा हो सके आप इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में आप पार्क कर दीजिए और डाल दीजिए। और वहाँ से आप अगर 3.6 का या फिर जितना आपके केस में कैलकुलेट होता है इमरजेंसी फंड का अमाउंट, वो अगर जितना जल्दी रीच हो जाएगा उतना जल्दी आप मेंटली फ्री हो जाएंगे।
ठीक है। इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए? सबसे लास्ट का जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है, इमरजेंसी फंड को कहाँ रखना चाहिए? इमरजेंसी फंड का मतलब ही ये है कि आप ये पैसे को अचानक आने वाले मुश्किलों के लिए बचाए हैं। इसलिए ये फंड ऐसी जगह रखी जाएँ जहाँ पे ब्याज भले ही कम मिले, मतलब कि इंटरेस्ट कम मिले, लेकिन ज़रूरत के वक़्त में पैसा बिना किसी झंझट के मिल मिल जाए। आप इमरजेंसी फंड वाली रकम को एफडी करा सकते हैं, या उससे अलग सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं, या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। लिक्विड फंड को तोड़ने पर पेनल्टी नहीं लगती है, आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने कहीं पे एफडी कर दिया, तो एफडी में भी वो अब तो ऐसा हो गया है कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप किसी भी सेविंग अकाउंट में आप उस पैसे को पार्क कर सकते हैं, और पार्क करने के बाद वहाँ पे आपको 3 to 4% का जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं तो ज़्यादा आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके पास कोई जो अलग एक्स्ट्रा एक सेविंग अकाउंट है, वहाँ पे इस पैसे को आप पार्क करके और छोड़ दीजिए। जैसे ही आपको कोई इमरजेंसी या फिर कुछ ऐसे मुश्किल हालात आएँ, तो आप वहाँ से उस पैसे को एक्सेस कर सकते हैं। भगवान ना करे आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो। आई होप, मैं प्रे करता हूँ भगवान के साथ, और आपका जो लाइफ है वो ऐसे ही डिसेंट और अच्छे तरीके से चलता रहे। तो आप, आई होप कि ये वीडियो मैं इमरजेंसी फ़ंड के लिए बनाया हूँ। इमरजेंसी फ़ंड के बारे में आपको टोटल डिटेल पता चल गया होगा कि इमरजेंसी फ़ंड क्यों ज़रूरी है, और इमरजेंसी फ़ंड को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि मेरे केस में कितना अमाउंट होना चाहिए, और इमरजेंसी फ़ंड को हम कैसे बनाते हैं, जो अमाउंट है उसको हम कैसे अचीव करते हैं, जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करते हैं, और जो अमाउंट हमने बनाया है उसको हम कहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 पॉइंट को मैं इस वीडियो में डिस्कस करके आपको इमरजेंसी फ़ंड के बारे में टोटल डिटेल आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा या हेल्पफुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।